इस वीडियो में मैं आगे मैथ के अगले कंडीशन के बारे में बताऊंगा जो मैंने पार्ट 2 में और 1 में लगभग 11 कंडीशन ऐसे बताएं जिसे हल करना आनी चाहिए बच्चों को। अब मैं 12वां से शुरू कर रहा हूँ। 12वां में है घात वाली संख्या को हल करना। घात वाली संख्या को हल करना, जैसे एक उदाहरण लेता हूँ मैं। यह पहला कंडीशन घात वाली में, अगर आधार ऋणात्मक हो और जो घात है वह सम हो, तब इसका हल क्या होगा। और दूसरा कंडीशन, अगर आधार माइनस हो और विषम हो घात, तब इसका हल क्या होगा। इसका हल जब सम हो वर्ग या घात सम हो और आधार ऋणात्मक हो, तब भी इसका आंसर धनात्मक में आता है। और अगर विषम संख्या हो घात और आधार ऋणात्मक हो तो इसका ऋणात्मक ही आएगा। इसका कारण बताता हूँ। -2 को हम 2 बार लिखेंगे गुणा में, तो देखो 2 दूनी 4। चूँकि ऋणात्मक है दोनों संख्या तो 4 आएंगे। चूँकि ऋणात्मक और ऋणात्मक संख्या को हम गुणा करते तो धनात्मक आती है। लेकिन यहाँ 2 को हम 3 बार लिखेंगे, -2 गुणा में -2 गुणा में -2। अब इसे गुणा कराते हैं। ये 2 संख्या हम लेते हैं, -2 और -2 को आपस में गुणा करेंगे तो धनात्मक 4 बनाएंगे। और यहाँ पे गुणा है -2। अब इसे हम हल करेंगे तो +4 और -2 को हल करेंगे कितना आ गया गुणा में -8। क्योंकि यहाँ पे एक संख्या धनात्मक है और एक संख्या ऋणात्मक है, आपस में प्लस और माइनस का गुणा होता है तो ऋणात्मक संख्या लाती है। यानी ओवरऑल मैं कहूँ तो समघात अगर ऋणात्मक हो आधार, अगर बेस ऋणात्मक हो तो समघात धनात्मक लाता है संख्या, और विषम घात हमेशा ऋणात्मक आंसर लाता है। अब एक और दिखाता हूँ कुछ इसी प्रकार का तीसरा कंडीशन, अगर घात ऋणात्मक हो तब इसे कैसे हल करेंगे। हम घात को धनात्मक बनाएंगे, इसके लिए हम व्युत्क्रम कर देंगे, यानी संख्या को पलट देंगे। पलटने के लिए हम 1 करके लिख देंगे 2 घात 3। अब इसे हम हल कर लेंगे, 1/2 का घन 8। ये हमारा आंसर है। जब भी ऋणात्मक घात दिखाई दे तो हम उस संख्या को पलट दे, इसे व्युत्क्रम कहते हैं। उल्टा, हिंदी में उल्टा के लिए हम 1 कर लेते हैं। अब मैं चौथा कंडीशन बताता हूँ किस प्रकार से होते हैं। अगर 2 घात पे 2 और घात के ऊपर और घात हो, जैसे ये 2 का घात है 2, अब इस पूरे का घात है 3, तो ये सिंपल से हल करना होता है। चूँकि इस घात और इस घात के बीच एक कोष्टक है। कोष्टक का मतलब समझते हैं, गुणा करना। 2 है, अब 2 और 3 को आपस में हम गुणा कर देंगे, 2 गुणा में 3 आ गया 2 का घात 6। और 5वां कंडीशन यह भी है कि अगर 2/3 है, क्या बोलते हैं, ये भिन्न में है संख्या और घात 2 दिया है, तब इसका आंसर होगा
2 का वर्ग 4 और 3 का वर्ग 9। अगर यही संख्या ऋणात्मक में हो तब क्या होगा? भिन्न है और ऋणात्मक भी है और सम संख्या है, फिर भी इसका आंसर 4/9 ही आएगा। यहाँ धनात्मक है, यहाँ ऋणात्मक है, फिर भी 4/9 4/9 है। ये क्वालिटी है, यह गुण है इसका समघात का। लेकिन हम विषम घात में देखें, -2/3 और विषम घात 3 लेते हैं छोटा वाला, तो 2 का कितना घन 8 और 3 का घन 27। चूँकि ये विषम घात है इसलिए ऋणात्मक है तो ऋणात्मक में ही आएगा। जैसे मैंने पहले बताया, इधर कारण ये है, एक संख्या 2 संख्या क्या होता है, सम होता है तो धनात्मक बना लेता है, लेकिन एक संख्या में सब बच जाता है जो ऋणात्मक होता है और उसी के कारण ही ऋणात्मक आंसर आता है। कुछ और कंडीशन बताता हूँ, 7वां बताता हूँ। अगर आधार आपस में समान है और उस पे वर्ग लगा है या घात लगा है, कोई भी घात हो, सम हो विषम हो, लेकिन ये समान होनी चाहिए, आधार 2 होनी चाहिए, तो हम आधार को ऐसे लिखते हैं। अब चूंकि गुणा हो रहा है आपस में, तो गुणा के समय जो घात है आपस में जुड़ जाते हैं। 3 + 2 बराबर 2 का घात 5। इसी प्रकार 8वां कंडीशन ये कि अगर 2 में 3 घात बटा यानी भाग कर देते, 2 में 2 घात, और यहाँ पे देख रहे हैं 2 और 2 समान घात है, समान बेस है, तब हम बेस को लिखें, और चूंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, भाग हो रहा है, तो हम इसे घटा देते हैं, यहाँ पे घात घट जाता है और आंसर आता है 2 का 1 घात। इसे हम केवल 2 लिख सकते हैं। अब कुछ स्पेशल टाइप के बताता हूँ मैं। कितना 9वां, अगर 4 में 1/2 का घात हो तब कैसे हल करेंगे इसे? देखो 1/2 का मतलब ही होता है करणी, और 4 आधार है तो 4 को लिख दो। 2 का मतलब होता है 2 का मूल। यहाँ पे अगर 8/3 हो तब इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे 3 को हम मूल लेंगे और 8 को क्या लेंगे, आधार। जब इसे हम यहाँ पे 2 का मतलब, जब हम इस 4 का गुणनखंड निकालेंगे तो 2 का जोड़ी बनाएंगे। यहाँ पे 3 का मतलब, जब 8 का हम गुणनखंड निकालेंगे, जैसे 2 गुणा में 2, 4 गुणा में 2, कितना हो गया 8। 3 का मतलब 3 की जोड़ी, 3 की जोड़ी यानी एक जोड़ी समझेंगे और एक ही निकालेंगे। तो 8 का 1/3 का आंसर आएगा 2। और 16 में 1/4 हो तब ये भी सिंपल सा है, 4 को हम मूल मानेंगे, मूल संख्या, यानी ये जो है जोड़ी बनाने के लिए समझ सकते हैं हम। और उसके बाद बेस को 16 लिखेंगे, सिंपल से 16 का हम गुणनखंड निकालेंगे लघुत्तम समापवर्त करके, 2 4 8 16, यहाँ पे 4 लिख दिए तो 4 की जोड़ी बनाएंगे और 1 निकालेंगे, तो 16 1/4 घात का आंसर 2 ही आएगा। घात वाली संख्या में 10वां कंडीशन इस प्रकार से भी हो सकते हैं कि अगर 2 की घात में अगर 3/2 हो, अब हमने अभी तक देखे थे अंश में जो होता था 1 होता था, अंश में 1 होता था,
अब अंश में 3 है, तब क्या करेंगे? ये भी बहुत सिंपल सा है, सेम टू सेम वैसे ही करना है, लेकिन लॉजिक थोड़ा एक्स्ट्रा है क्योंकि 3 है। 2 को आधार लेंगे और इस 2 को, हर को यहाँ पे मूल लेंगे, यानी जोड़ी बनानी, कितनी संख्या को जोड़ी बनानी है, और पूरे का ले लेंगे हम 3 का घात। तो ये कुछ इस प्रकार से बनते हैं, या इसे सरल इस प्रकार से 2 2 और इस 3 को हम यहाँ पर भी 3 ले सकते हैं। इस तरह हल करना और आसान हो जाता है, जैसे 2 मूल और 2 का घन 8। अब इसे हम 2 2 2 गुणा में 2 2 4 4 दूनी 8, लेकिन यहाँ पे 2 है तो 2 की जोड़ी बनाएंगे, तीसरों को छोड़ देंगे, तो इसका आंसर ये आएगा। 2 को 2 जोड़ी का निकाल लेंगे 2, और अंदर में करनी के अंदर 1 बचा है 2, और यहाँ पे ये 2, हम यहाँ पे 2 नहीं लिखेंगे तब भी चलेगा, क्योंकि करनी का मतलब होता है 2 का मूल। तो इसका आंसर ये है। और अगर बड़ी संख्या और हो, जैसे 32 4/5, सेम टू सेम ऐसी है, करनी लेंगे 32, 5 को बनाएंगे मूल, अब पूरे का घात लगा देंगे 4, 4 का पूरे अंश को पूरे का घात, हर को मूल और 32 को बेस। इसे इस प्रकार से हल करेंगे, जैसे हम 5 की जोड़ी बनाएंगे, 2 से जाएगा 32, 2 गुणा, ये लघुत्तम समापवर्त करके निकालेंगे इसे, 4 8 16 32। देखो यहाँ पे 5 है, 1 2 3 4 5, पूरे को एक जोड़ी बनाएंगे, और ये क्या है, पूरे का 4 है। तो आगे आंसर क्या होगा, करनी हट जाएगा क्योंकि एक भी संख्या नहीं बचेगा यहाँ पे, तो 2 और पूरे का घात 4। अब इसे 2 4 को ऐसे लिख सकते हैं, 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 2, 4 8 16, तो इसका आंसर 16 आएगा। इस पूरे भाग का आंसर 16 आ रहा है। देखने में कठिन लग रहा है, लेकिन देखो कितना आसान है, केवल 16 आया इसका। और 16 को जब भी हम दूसरी संख्या से हल करेंगे और आगे अगर क्वेश्चन में आएगा तो बड़ा आसान हो जाएगा। अब मैं आपको 13वां कंडीशन बता रहा हूँ, और ये 13वां कंडीशन है दशमलव को हल करना। दशमलव को हल करना। इसमें पहला बताता हूँ भाग कैसे करना है। जैसे 2.5/15 मतलब 1.5। इसे भाग करने के लिए हम सबसे पहले इस दशमलव को हटा के भिन्न रूप में ले लेंगे। 2 5 बटा दशमलव के लिए 1 लगाएंगे, दशमलव के बाद जितनी संख्या है उतना 0 लगाते हैं। तो इसका 2.5 का भिन्न 25/10 होगा, और 15 का मतलब 15 बटे इसका 10 होगा। अब इसको हम हल करेंगे तो 25/10 पूरे का बटा 15/10। अब ये भिन्न में जैसे भाग देते हैं वैसा संख्या को पलटना बस है। गुणा में 10 और ये 15, ये 10 ऊपर चला गया, ये 15 नीचे वाले के साथ। 10 10 5 5 दिया, 5 5 25, यानी 5/3 आएगा इसका आंसर। अब इसी देखो यहाँ पे 25/10 किए हैं, तो यह नहीं समझना कि ये अधिक हो गया।
अगर इसे हम 5 से गुणा करते हैं, भाग देते हैं ये 25/10 को, जो इसका भिन्न रूप है, तो देखो 5 पंचे 25, 5 दूनी 10। अब इसे फिर हम आगे हल करते हैं तो 5 दूनी 2 चौक 2 दूनी 4 यानी 2, 1 बच गया यहाँ पे, तो उस 1 के लिए 0 लगाएंगे, तो उसके लिए दशमलव, उसके लिए 10 5 बार में जाएगा, तो ये मतलब 2/5 ढाई ही आया। यहाँ पे भी ढाई है, ये एक्स्ट्रा संख्या नहीं है, दिखाई बस देता है, बड़ा संख्या वही मूल है। अब इसमें गुणा बताता हूँ। गुणा में भी थोड़ा जैसे एक उदाहरण दिखाता हूँ, 1.25 गुणा में 1.5, इसके लिए भी हम संख्या को मूल संख्या में ले लेते हैं, दशमलव को हटा के, जैसे दशमलव को हटा दें, लेकिन यहाँ पे भिन्न नहीं लेते। जैसे 15 पंचे 75, 75 का 5 हासिल आई 7, 15 दूनी 30, 30 7 37, 37 का 7 हासिल आई 3, 15 एकम 15, 15 3 18। अब देखो इसका आंसर आया 8 7 5। अब हम यहाँ पे सबसे मूल बात, दशमलव कहाँ पे लगाएंगे, तो दशमलव लगाने के लिए गुणा के समय, केवल गुणा के समय दोनों पक्ष के गुणा में कितने कितने दशमलव देखना पड़ता है। इसमें 1 है दशमलव के बाद, इसमें दशमलव के बाद 2 संख्या है, और दोनों पक्ष के जोड़ना है 1 2 3। अब हम यहाँ पे 1 2 3 देखेंगे और 3 संख्या के आगे लगाएंगे दशमलव, तो यह है दशमलव इसका आंसर। जितनी दशमलव संख्या दोनों पक्ष में उतने में ही लगाएंगे हम दशमलव, गुणा का यह रूल है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे 2 है बड़ा तो 2 में लगा देंगे तो 18.75 हो जाएगा, जबकि ये 1.25 से 1.5 है, इसका 2 भी नहीं आया है आंसर। अब मैं इसी में घटाना बताता हूँ। जैसे 51 को 49.08 से घटाएंगे। कैसे घटाएंगे इसको, क्योंकि ये पूर्ण संख्या, इसमें दशमलव है, तो इसके लिए एक नियम है, पूर्ण 51 और 49 को, पूर्ण संख्या को पूर्ण के साथ, दशमलव को दशमलव के साथ, लेकिन इसका कोई दशमलव लिए तो 0 लेना पड़ता है इधर। जब तक हम 0 नहीं लेंगे तब तक ये हल नहीं होगा। अब ये 0 है, माइनस करेंगे तो ये 8 है, 0 से बड़ा है, तो ये इधर लेंगे, इसे 50 कर देते हैं, दशमलव बाद ये 100। अब इस संख्या को भूल जाओ। अब ये 10 से 1 लेंगे, ये 10 हो गया, 10 में 8 गया तो 2 बचेगा। अब ये 10 था, 1 दे दिए तो 1 9 हुआ, तो 9 को 9, क्योंकि यहाँ पे 0 है। अब दशमलव का दशमलव, ये 50 है, ये 49 है, यहाँ 5 से 1 लेंगे, 10 हो गया, 10 में 9 गया तो 1 बचेगा। अब ये 5 जो है 1 दे दिया था तो 4 हो गया, ये भी 4 है तो 0 हो गया, तो ये इसका आंसर है। घटाना जोड़ना भी कुछ इसी प्रकार का है। जैसे 51.08 को जोड़ने के लिए कहा जाए 48.92 से, तो ठीक इसी प्रकार पूर्णांक संख्या को पूर्णांक संख्या के साथ और दशमलव का दशमलव के साथ जोड़ना। 8 2 10 हासिल आई 1, 9 1 10, 10 का 0 हासिल आई 1। अब यहाँ दशमलव 2 ही संख्या में लगेगा, एक्स्ट्रा नहीं लगेगा। इधर 2 है तो 4 है तो 4 में नहीं, ये दशमलव यहीं पे दिखाई दे रहा है,
इसमें से जो एक हासिल आई है ये इधर आ जाएगा, और ये 8 है ना, 1 2 2 और 8 10, 10 का शून्य हासिल आई 1, 5 1 6, 6 4 10। तो इसका आंसर ये है इस प्रकार से। अब मैं लास्ट 14 नंबर का बताता हूँ कंडीशन, लेकिन इसको पहले मैं कंडीशन का नाम नहीं बताऊंगा, पहले इसका एग्जाम्पल दिखाता हूँ, उसे आप कैसे सोचना पहले कैसे हल करेंगे। जैसे x + 2 और पूरे का वर्ग दिया है, तब इसे कैसे हल करेंगे, ये पहला है। दूसरा x - 2 पूरे का वर्ग, अब इसे आप कैसे हल करेंगे। और तीसरा x² - 2 का स्क्वायर, अब इसे आप कैसे हल करेंगे। तो ये सर्वसमीका से हल होता है। इस प्रकार के कंडीशन जब भी दिखाई देंगे तो आपको सर्वसमीका का उपयोग करना पड़ेगा। सर्वसमीका का मतलब होता है, सर्व मतलब सभी, समीका संस्कृत शब्द है, समीका का मतलब होता है समीकरण, जो सभी समीकरण में उपयोग में आते हैं, जो समीकरण में सभी उपयोग में आते हैं, या यह कहूँ कि जिसका उपयोग सभी समीकरण में किया जाता है और कभी गलत नहीं साबित होता, उसे कहते हैं सर्वसमीका। समीकरण अलग है, सर्वसमीका अलग है। ये सर्वसमीका इस कंडीशन के लिए a + b पूरे का वर्ग, हम इसे a² + b² प्लस, यहाँ पे प्लस है इसलिए प्लस 2ab, ये है इसका क्या कहते हैं, सर्वसमीका। और इस स्थिति के लिए चूँकि यहाँ पे माइनस है, तो इसके लिए सर्वसमीका a - b पूरे का वर्ग बराबर a² + b², यहाँ पे माइनस है इसलिए यहाँ पे -2ab, यहाँ पे प्लस है इसलिए यहाँ पे प्लस लगता है, यहाँ पे माइनस है इसलिए यहाँ पे माइनस लगता है, बाकी सब सेम टू सेम है, याद रखने के लिए। और इस प्रकार की स्थिति के लिए a² - b² बराबर इसे a + b और a - b के रूप में लिखते हैं। अब इसे हल भी कर सकते हैं, सिंपल सा है। यहाँ पे a बराबर दिया है x और b बराबर दिया है 2, तो हम इस फार्मूले में सीधा पुट कर सकते हैं। x यहाँ पे वर्ग दिया है तो वर्ग कर दें, प्लस दिया है तो प्लस, उसके बाद b का वर्ग दिया है यानी 2 का वर्ग। अब यहाँ पे प्लस दिया है तो प्लस लिखें, 2 दिया है तो 2, और ये आपस में गुणा होगा ना ए बी, यहाँ पे कोष्टक में ले लेते हैं, यानी x और a और b का गुणा यानी 2x होगा, 2x। अब इसे हम हल कर लें, x², इसे वर्ग ही रहने दो, 2 का वर्ग प्लस 2 दूनी 4 और x का x, तो ये इस प्रकार से हल होंगे इसके। इसका भी सेम टू सेम है, यहाँ पे a बराबर दिया है x और b बराबर दिया है 2, माइनस माइनस काउंट नहीं करना है यहाँ पे। अब इसे हम हल कर लें, x² प्लस b, 2 वर्ग दिया है तो 2 का वर्ग, माइनस दिया है तो माइनस, 2 दिया है तो 2, और x और 2 का आपस में गुणा होगा, यहाँ पे a b का गुणा, तो 2x। पूरा हल कर लें, x² प्लस 2 का वर्ग रहने दो, माइनस
2 दूनी 4 और ये x का x। इसका हल इस प्रकार से है। और इसका हल सिंपल सा है, x प्लस b यानी 2 और x माइनस 2, इसे हल करना पड़ेगा। जैसे या हम इसे और सरल बना ले हल करने के लिए, जैसे बहुपद में सरल करते हैं, से 2x यहाँ पे x है, उसके बाद प्लस 2 है यहाँ पे, x माइनस 2। बहुपद में कुछ इस प्रकार से हल करते हैं, x एक स्क्वायर, x माइनस है और ये प्लस है तो माइनस 2x प्लस 2 है यहाँ पे, तो 2x यानी प्लस में आएगा, 2x प्लस 2 है यहाँ पे, प्लस माइनस 2 है यानी माइनस आएगा, 4 आएगा। इसे हल कर लेते हैं आगे। चूँकि ये प्लस और माइनस में तो ये आपस में 0 हो जाएंगे, तो यहाँ पे x का स्क्वायर माइनस 4, या इसे हम x स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। सेम टू सेम आ गया है, लेकिन ये यहीं तक होता है हल। तो ये रही लगभग 14 सर्वसमीकरण संख्याएं कंडीशन मैथ में, जैसे कम से कम बच्चों को तो आना ही चाहिए। और कुछ और भी है, जैसे इसी में बता देता हूँ मैं। जैसे किसी संख्या को हम जैसे 25 को गुणा करेंगे 20 से, तो क्या करेंगे, 25 गुणा में इसे 15वां मान ले, 25 गुणा में 2 करेंगे, 25 दूनी 50, एक जितना शून्य होता है गुणा में उतना शून्य पीछे लगा दो। अगर 50 को की गुणा करेंगे 75 से, तब क्या होगा, 75 को 5 से गुणा करेंगे और जो गुणनफल होगा उसमें 0 लगा देंगे। 5 पंचे 25, हासिल आए 2, 5 सत्ते 35, 35 और 2 37, इस 0 को यहाँ पे लगा दो, तो 50 और 75 के आपस में गुणा का गुणनफल है ये। और वैसे भी जैसे कोई संख्या है कि जैसे 38 है और उसे हम 5 से गुणा करना है, 5 से गुणा करना है, तो क्या करेंगे, पहले जैसे 5 से 38 है, मान लो इसे 38 है, उसे 50 से गुणा करना है। तब क्या करना है, पहले 38 वाला बताता हूँ। देखो 5 से गुणा करेंगे जल्दी तो थोड़ा कठिन जाएगा, लेकिन हम इसे 5 को 10 बना ले, 2 का गुणा कर दें, यानी 10 गुणा में 38 कर दे, तो कितना आसानी से हो जाएगा, 38 से कम 38, 0 का 0। अब इसे हम 2 से भाग दे दें, 2 एकम 2 और 1 बजेगा 18, 19 और 0 यानी 190, यानी 38 गुणा में 5 का गुणनफल 190 होगा। वैसे ही